2 नवंबर 2020 के डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में मैं प्रशांत मामानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एयर इंडिया सेल। भारत सरकार ने एयर इंडिया के सेल के साथ जुड़े हुए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में बदलाव किए हैं। क्या ये बदलावों की वजह से कोई कंपनी एयर इंडिया को ख़रीदने के लिए तैयार हो जाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। यूपीआई ट्रांजैक्शंस, इनके आंकड़ों के ऊपर नज़र डालेंगे और यूपीआई के साथ जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो अक्टूबर में जीएसटी का कलेक्शन जो है ये 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी खबर है हमारी इकोनॉमी के लिए। और लास्ट में बात करेंगे कि भारत सरकार जो है वो स्ट्रेस्ड सेक्टर्स की मदद करने वाली है। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, हमारे स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर बिग दिवाली सेल चल रहा है। इसमें आपको हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर फ्लैट 50% डिस्काउंट, उसके ऊपर से 10% एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा जब आप दिवाली 10 कोड का इस्तेमाल करेंगे। स्मार्ट कोर्सेज के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, हमारे डिस्काउंट के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। ध्यान रखिए कि ये ऑफ़र जो है ये 17 नवंबर तक ही वैलिड है। तो बात करते हैं एयर इंडिया सेल के बारे में। 29 अक्टूबर को, आज से 3 दिन पहले, भारत सरकार ने एयर इंडिया के सेल के साथ जुड़े हुए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में बदलाव किए हैं और ये जो बदलाव हैं उनको अनाउंस भी किया है। कुछ बैकग्राउंड की बात करें तो पहली बार 2018 में एयर इंडिया को सेल पर रखा गया। टर्म्स एंड कंडीशंस इतनी रिजिड थी कि इसकी वजह से एक भी बिडर जो हैं वो इस बिड प्रोसेस या फिर इस ऑक्शन में पार्ट लेने नहीं आया। कैन यू बिलीव इट कि भारत सरकार एक ऐसी कंपनी, राइट, एयर इंडिया का पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, लेकिन आज तक ऐसा था कि क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज की जा रही थी, इनके बिजनेसेस को गवर्नमेंट चला रहा था, तो सर्विसेज में और टाइमिंग में और बहुत सारे ऐसे क्योंकि सरकार की कंपनी है तो आपकी जॉब तो फिक्स हो गई, आपको कोई निकाल नहीं पाएगा। एयर इंडिया के बहुत सारे व्हाट वी से बैड एक्सपीरियंसेस आप बहुत सारे लोगों के पास सुनेंगे कि कैसे जो स्टाफ था वो रूडली बिहेव करता था और इसकी वजह से इसकी प्राइसेस तो कम थी लेकिन सर्विसेज में ये बहुत ही पीछे थे। और अगर ये एयर इंडिया गवर्नमेंट की कंपनी नहीं होती तो कब की ये कंपनी जो है वो बंद हो चुकी होती। क्योंकि ये गवर्नमेंट की कंपनी है तो बहुत सारे देशों में इनकी फ़्लाइट्स भी ऑपरेट हो रही हैं, एसेट्स भी काफ़ी अच्छे हैं इनके पास, लेकिन बहुत ज़्यादा कर्ज भी हैं। तो 29 अक्टूबर को गवर्नमेंट ने ये नए बदलाव किए और आपको बता दूं कि 30 अक्टूबर जो है, जो ये नेक्स्ट जो सेल का प्रपोजल था तो उसकी डेडलाइन थी 30 अक्टूबर। तो उसके एक दिन पहले भारत सरकार ने कुछ चेंजेस किए हैं। ऑफ कोर्स भारत सरकार ने इसकी जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड करके 14 दिसंबर कर दिया है। अब इस बदलाव में क्या ख़ास बात है? बदलाव में ये है, चेंजेस ये हैं कि पहले ऐसा था कि अगर आप एयर इंडिया को ख़रीदना चाहते हैं तो इसके ऊपर जो कर्ज़ था वो भी आपको ख़रीदना पड़ेगा। यानी कि ये जो कर्ज़ हैं उसका एक पूरा का पूरा कर्ज़ जो है उसके पैसे भी आपको पे करने हैं। कर्ज़ कितना है? 23,286.50 करोड़। तो एक तो आप एक कंपनी को ख़रीद रहे हैं जो कंपनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग है, ऊपर से उस कंपनी का जो इतना ज़्यादा कर्ज़ है उसका पेमेंट भी आपको करना है। तो बिज़नेस स्टार्ट होने से पहले ही आपके ऊपर, या फिर आपने जो नई कंपनी ली है वो ऑलरेडी कर्ज़ में है, तो आपको एक लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। प्रॉफिट जब आप जनरेट करेंगे तो सबसे पहले ये कर्ज़ के पैसे आप वापस लेंगे, उसके बाद आपका प्रॉफिट दिखेगा। तो इसमें बहुत सारे साल भी लग सकते हैं। तो ये जो कर्ज़ हैं एक साथ आपको पे करना है, इतना ज़्यादा कर्ज़, या फिर पूरा का पूरा कर्ज़ जो है उसका भार आपको ही उठाना है। तो ये सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक था, सबसे बड़ा एक आप कह सकते हैं सबसे बड़ी बाधा जो थी वो यही थी और इसकी वजह से ही एयर इंडिया जो है वो बिक नहीं पाई। अब
डेट एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट भी पे करते हैं। तो एक तो डेट बहुत ज़्यादा है, कर्ज ज़्यादा है, और ऊपर से ये बढ़ता जा रहा है। भारत सरकार ने जो नए बदलाव अनाउंस किए हैं उसमें ये हैं कि जो बिडर हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी कि ये जो 23,286.50 करोड़ जो डेट है, तो उसमें से कितना डेट आप उठाना चाहते हैं। दिस इज़ पॉइंट नंबर 1। सबसे बड़ा बदलाव जो है वो ये है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी कि आप कितना कर्ज जो है वो मिटिगेट करने के लिए या फिर उसको संभालने के लिए तैयार हैं। सेकंड थिंग कि जो भी विनिंग बिडर हैं, मान लीजिए कि 10 कंपनी ने अपनी अपनी बिड्स लगाई और जो भी कंपनी जीत जाती है इस पूरे ऑक्शन को, तो उस पर्टिकुलर कंपनी को जो टोटल अमाउंट है, लेट्स से कि 1 लाख करोड़ में डील हुई, तो आपको 15,000 करोड़ रुपए जो हैं वो डिपॉजिट करने होंगे गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट ने डेडलाइन को इसीलिए एक्सटेंड किया है ताकि ये जो कंपनीज हैं, जो भी बिडर्स हैं, जो पोटेंशियल बिडर्स हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छी तरीके से देख लें, सारे के सारे प्रपोजल्स को देख लें। और यहाँ पर गवर्नमेंट का मानना ये है कि ये 2 बड़े बदलाव की वजह से एयर इंडिया का सेल जो है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। अब कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस की बात करें तो कोविड-19 की वजह से, एज वी ऑल नो, एविएशन सेक्टर जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और यहाँ पर सिर्फ एयर इंडिया नहीं, जितनी भी एयरलाइन कंपनीज और पूरी दुनिया भर की एयरलाइन कंपनीज जो हैं उनको लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। बहुत सारे बिडर्स ऐसे हैं, बहुत सारी इन्वेस्टिंग कंपनीज ऐसी हैं जो खुद स्ट्रगल के लिए सर्वाइव कर, मीन्स दे आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, कि उनका खुद का सर्वाइवल हो जाए तो वो फिर कोई दूसरी कंपनी खरीदे। तो उनकी सिचुएशन जो है वो भी बहुत ही चैलेंजिंग है। इसके अलावा अक्टूबर के आप एयर ट्रैफिक के आंकड़ों के ऊपर नज़र डालें तो मई 2020 के मुकाबले अक्टूबर के आंकड़े अच्छे हैं, लेकिन प्री कोविड लेवल जो है उसका 50% भी अचीव नहीं किया है। और अभी कुछ ही दिनों पहले हम बात कर रहे थे, पीयूष गोयल साहब ने बताया कि एविएशन सेक्टर जो है उसको बैक टू नॉर्मल होने में लगभग 6 से लेकर 8 महीने का वक्त हो सकता है। और अगर सेकंड वेव आ गया कोविड-19 का तो 1 साल 12 महीने या फिर उससे ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। तो प्रॉफिट तो दूर की बात है, बैक टू नॉर्मल होने में ही लगभग 1 साल का वक्त जो है वो लग सकता है। बहुत सारी जगहों पर, जैसे कि यूरोप में आप इंग्लैंड देख लीजिए, फिर फ्रांस हैं, जर्मनी, स्पेन, इटली, तो इन सारे देशों में फिर से एक सेकंड वेव कोविड-19 की देखने को मिल रही है। तो ये सारे डेस्टिनेशंस को भी आप कैटर नहीं कर पाएंगे। तो चैलेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है और कहा जाता है कि एयरलाइन इंडस्ट्री को फाइनेंशियली वायबल होने में लगभग 1 साल का वक्त लग सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि डेट एक ऐसी चीज़ है जो बढ़ता ही जा रहा है और इंटरेस्ट पे करना है, आपको कर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है, आप उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं। फिर जितना स्लोली ये पूरा सेक्टर बैक टू नॉर्मल होगा तो उतने टाइम तक जो लॉस होगा वो भी एडअप होता जाएगा। तो सरकार को इसका कोई एक रास्ता निकालना चाहिए। अगर इस बार सरकार सक्सेसफुल नहीं होती है तो फिर एयर इंडिया के ऑपरेशंस को ऑल टुगेदर 180 डिग्री टर्न देने की आवश्यकता है। इसको और ज़्यादा प्रोफेशनल, रोबस्ट बनाया जाए और ऐसा कुछ किया जाए जिससे ये कंपनी जो है वो नुकसान में ना रहे और धीरे धीरे करके प्रॉफिट में आ जाए। और जब प्रॉफिट में आ जाएगी ये कंपनी, शायद उस टाइम पर इसको ख़रीदने के लिए बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो सामने आ सकती हैं। फ़िलहाल ये 2 बदलाव किए हैं वो अच्छे हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर। एक्सटर्नल चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए ये लगता है कि बिडर्स जो हैं वो उतने ज़्यादा उत्सुक नहीं होंगे। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स, चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपीआई ट्रांजैक्शंस, अभी 1-2 दिन पहले हम बात कर रहे थे कि म्यांमार में यूपीआई और एक कंपनी है, यूएसए की कंपनी, वो मिलकर एक बिडिंग प्रोसेस में पार्ट लेने वाली हैं। तो बताइए वो जो यूएसए की कंपनी है उसका नाम मैंने आपको बताया था, उस कंपनी का नाम क्या है? दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने स्टूडेंट्स जेन्युइनली इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद रिवाइज करते हैं। अगर आपने रिवाइज किया है तो फिर आपको ये नाम पता होगा। स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
तो यूपीआई जो है वो फिर से न्यूज़ में है, और इस बार जो न्यूज़ में है वो भी एक अच्छे रीज़न की वजह से हैं कि ट्रांजैक्शंस की बात करें, अक्टूबर में, सिर्फ अक्टूबर में यूपीआई ने 2 बिलियन से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस किए हैं। और ये 2 बिलियन ट्रांजैक्शन में पता है कितने रुपए ट्रांसफ़र हुए हैं? 3.86 लाख करोड़। 3.86 लाख करोड़ रुपीस जो हैं वो सिर्फ अक्टूबर में यूपीआई ने ट्रांसफ़र किए हैं। इसका मतलब ये है कि यूपीआई जो है वो काफ़ी एक्सपांड होता जा रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं इसकी ये जो सर्विसेज एनपीसीआई प्रोवाइड कर रहा है यूपीआई के माध्यम से, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का इस्तेमाल जो है बहुत सारे लोग करने लगे हैं। आरबीआई का कहना है कि सबसे ज़्यादा रिटेल पेमेंट्स के लिए यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है, और वो इतना हो रहा है कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इन दोनों का टोटल मिला ले उससे भी ज़्यादा लोग जो हैं वो यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ 4 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। सबसे पहला तो ये कि कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस काफ़ी बढ़ चुके हैं। वे सारे लोग जो पहले ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल नहीं करते थे वो भी करने लगे, तो फर्स्ट टाइम यूज़र्स में काफ़ी इजाफा हुआ है। सेकंड इज़ के ऑनलाइन शॉपिंग भी काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी है। फेस्टिवल सीज़न भी इसका एक रीज़न है, और इकोनॉमी जो है वो भी धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। तो ये 4 मेन रीजंस है जिसकी वजह से इतना बड़ा सर्ज हमें देखने को मिला है। फैक्ट्स की बात करूं तो यूपीआई जो है ये अप्रैल 2016 से लाइव हो गया। लगभग 3 साल जितना वक्त लगा नवंबर 2019 में, जो एक ऐसा महीना जिसमें पहली बार यूपीआई ने 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस क्रॉस किया था, वो था नवंबर 2019। और आप देखिए कि 1 साल से भी कम वक्त में यूपीआई ने डबल आप जो एक महीने में होने वाले ट्रांजैक्शंस जो हैं वो डबल हो चुके हैं। यूपीआई एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, और 174 बैंक्स जो हैं वो इसके साथ जुड़ी हुई है। जीएसटी कलेक्शन के साथ जुड़ी हुई एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि अक्टूबर 2020 में जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा जो है वो 1 लाख करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में। अप्रैल 2020 से लेकर अब देखिए तो पहली बार 1 लाख करोड़ को हमने क्रॉस किया है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है इकोनॉमी के लिए। और लास्ट ईयर के मुकाबले अगर आप देखें तो ये 10.2% ज़्यादा हैं। अक्टूबर 2020 में 1.05 लाख करोड़ रुपीस जो हैं वो यूपीआई का कलेक्शन रहा है। जीएसटी रेवेन्यू की बात करें तो जुलाई में ये -14% था, अगस्त में -12%, सितंबर में ये प्लस में था 4%, और अब जो है ये 10.2% इंक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो सही दिशा में जा रही है, और इसके साथ साथ स्टेट्स के लिए भी एक बहुत बड़ी रिलीफ होगी। हमारे देश में जीएसटी को लेकर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिले थे, पर्टिकुलरली पिछले कुछ हफ्तों में हमने इसके बारे में भी काफ़ी डिस्कशन की थी। तो ये एक कलेक्शन जो है 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा होना जो है ये सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप के लिए और इकोनॉमी के लिए भी एक अच्छी बात है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि क्या ये सस्टेन होगा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि क्योंकि फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, सेल्स और सारी चीज़ें अच्छी चल रही है, तो इसकी वजह से ये आंकड़ा जो है वो इतना ज़्यादा हुआ है। अब हमें ये ध्यान में रखना है और यही विश करना है कि ये आंकड़ा जो है वो सस्टेन रहे। सस्टेन यानी कि नवंबर में भी ये रहे, दिसंबर में भी ये रहे, और आने वाले सभी महीनों में 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा इसका कलेक्शन हो। दूसरे सेक्टर्स को देखें, जैसे कि कोर सेक्टर डेटा के बारे में हमने बात की थी कि ये 0.8% नेगेटिव रहा है। इसके पहले के महीनों में ये डबल डिजिट में डाउन था, तो दिस इज़ अ गुड साइन कि इकोनॉमी जो है धीरे धीरे ट्रैक पर जा रही है। मारुति सुजुकी और ह्युंडई ने स्ट्रॉन्ग सेल अक्टूबर में रजिस्टर किया है, 18.9% और 13.2%। ई वे बिल्स भी ज़्यादा जनरेट हुए हैं, 11% ज़्यादा, और सितंबर के मुकाबले 11% ज़्यादा। फिर पेट्रोल और डीजल का सेल भी इंक्रीज़ हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी ज़्यादा हुआ है, रेलवे फ्रेट जो हैं उसका टोटल भी ज़्यादा हुआ है। तो हर एक जगह पर जो भी इंडिकेटर्स हैं ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल, एक पॉजिटिव सिग्नल हमें दे रहे हैं। फिर बात करें गवर्नमेंट टू हेल्प स्ट्रेस्ड सेक्टर्स। स्ट्रेस्ड सेक्टर्स में अभी हम बात कर रहे थे टूरिज़्म, तो इसमें एविएशन इंडस्ट्री भी आ गई, फिर हॉस्पिटैलिटी, इसमें होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं,
थिएटर्स हैं एक्सेट्रा। तो फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे साहब ने एक इंटरव्यू में ये बताया है कि भारत सरकार जो है वो कुछ ऐसे स्ट्रेस्ड सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर रही है और जब आवश्यकता रहेगी तब राइट टाइम पर इंटरवेंशन यानी कि उनकी मदद भी की जाएगी। इसके साथ उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है, वो ये है कि वो 3 रेट जीएसटी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं कि हमारे देश में 3 रेट्स ही जीएसटी के होने चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी बताया है कि बहुत बार जो स्लैब्स हैं उनके साथ छेड़खानी हमें नहीं करनी चाहिए। स्टिमुलेशन के बारे में उन्होंने ये बताया कि ये कंटिन्यूस एक्सरसाइज हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ महीनों तक ही भारत सरकार इकोनॉमी की या फिर सेक्टर्स की मदद करेगी, ये कंटिन्यूसली सरकार को करना पड़ता है। ख़ास करके कोविड-19 के बाद सिचुएशन ऐसी हो गई है कि एक लॉन्ग टर्म तक बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को, सरकार को, बहुत सारे सेक्टर्स को मदद करनी पड़े और इसको लेकर फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये बताया था कि सरकार तैयार है। और यहाँ पर जो पांडे साहब हैं वो भी कहते हैं कि सरकार जो है वो कंटिन्यूस स्टिमुलेशन के लिए टाइम टाइम पर इंटरवेंशन करने के लिए तैयार है। स्ट्रेस्ड सेक्टर के मदद के बारे में उन्होंने ये बताया कि एक डायरेक्ट मैनर में किया जाएगा, टैक्सेशन मेजर्स के माध्यम से नहीं। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि होटल्स और टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन एक्सेट्रा के ऊपर टैक्स कम किया जाएगा, उनको डायरेक्ट पैसे दिए जा सकते हैं, डायरेक्ट उनकी मदद हो, ऐसा कुछ करेगी सरकार। तो यहाँ पर क्लियर एक इंडिकेशन है कि अगर इनकी मदद होगी तो ऐसे डायरेक्ट तरीके से उनको पैसे दिए जा सकते हैं, उनको लोन्स दी जा सकती हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन या फिर इंटरेस्ट सबवेंशन वाली लोन दी जा सकती है, ऐसा कुछ किया जाएगा। टैक्सेशन के मेजर से मदद करने के लिए सरकार जो है वो उसमें ऑफ कोर्स टैक्सेशन की मदद से अगर आप करेंगे तो उसमें एक वक्त लगेगा। डायरेक्ट इंजेक्शन अगर दिया जाएगा तो इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा और रियल टाइम रहेगी। ऑन इंडिया रेजिंग कस्टम टैरिफ्स, इंडिया ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं, कस्टम्स टैरिफ जो हैं वो इंक्रीज़ कर दी हैं, तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया है कि ये इवेंचुअली इसको बंद किया जाएगा, यानी कि सनसेट क्लोज के साथ ही सारी चीज़ें होगी। आपको प्रोटेक्शन मिलेगा फॉर टाइम बिंग, लेकिन एक वक्त आएगा जब इसकी डेडलाइन भी होगी, तो तब तक आपको इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव बना देना है। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स। अगेन बिफोर आई साइन ऑफ, बिग दिवाली सेल का लाभ ज़रूर उठाइएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर से मिल जाएगी। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया देन हिट द लाइक बटन। क्वेश्चन जो पूछा है उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।